सेट सो रहे। जी मलिक साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है, किस हवाले से रखी, क्या करना चाहिए? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और उसके साथ साथ मैं मेरे जो साथी हैं इनका इंट्रोडक्शन दूं। ये हमारे दाहिनी तरफ हेडमास्टर केवल किशन जी रिटायर अभी थोड़े ही दिन पहले हुए हैं। इनके साथ ही हमारे जसवंत लाल जी जो हमारे बनी के नायब सरपंच हैं, हमारे गुरु परशुराम भगत जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे इस इलाके के, मेरे ही बाइनी तरफ सूरज पौधा जी जो बनी के एक जाने माने शख्सियत हैं और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे। मेरे साथ शिवदेव सिंह जी बलोरिया ये जो हमारे रोलका से हैं और रिटायर रेंज अफसर हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस पूरे देश और ख़ासकर बनी, लोही मलाहर, डुगन, ये हमारे डुगैन के इलाकों के बसने वालों को आज इस शुभ दिन पे मुबारक देता हूँ। आज दशहरा है, ये अच्छाई पे बदी और बदी पे अच्छाई का एक पर्व है। मैं इस पे आप सब यहाँ के बसने वाले जो हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले इनके लिए एक खुशहाली और भाईचारे का ये संदेश इस दिन से मिले और हमारे यहाँ के बसने वाले, यहाँ के रहने वाले खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, ये मेरी दुआ है और मेरी ये सब साथियों की दुआ है। लिहाजा आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम उस विषय में कर रहे हैं कि हाल ही आप सभी जानते हैं कि हमने एक यहाँ आज़ाद साहब के सम्मान में एक सम्मेलन, एक उनके सम्मान में एक मीटिंग रखी थी जिसमें हर प्रकार का, हर धर्म का, हर ज़ात बरादरी का, हर यहाँ पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बहुत से अच्छे दर्जनों लोग जो हमारे रिटायर ऑफिसरान यहाँ बनी के रहने वाले, यहाँ दर्जनों हमारे एक्स सरपंच पंचेस, यहाँ मौजूदा सरपंच पंचेस, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया आए और सैकड़ों लोग जो थे हमारे बनी के रहने वाले और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, ये भी नहीं कि कहीं, सब मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने यहाँ एक ज़बान, एक मुंह रखते हुए आज़ाद साहब का सम्मान किया और उनके कामों को यहाँ गिना और उनकी शख्सियत को, वो नेशनल लेवल के इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनकी शख्सियत को यहाँ उजागर किया और उनके कामों को उजागर किया। तो उसमें एक सब लोगों ने यहाँ जितने भी यहाँ हमारी शख्सियत बैठी थीं एक ज़बान में कहा कि अगर हम उनके कामों के जो उन्होंने यहाँ काम किए हैं उनका अगर हम इस वक्त उनकी हौसला अफजाई करें तो उनको यहाँ से हम इलेक्शन लड़ाने का ऑफ़र दें। ये सब पार्टियाँ मुत्फिक होके, और मैंने सुना एक वायरल वीडियो हुआ कि यहाँ के हमारे एक्स MLA जीवनलाल जी लल्हाल जी ने उस पर अपनी टिप्पणी दी कि ये कुछ पार्टियों के जुड़ के लोग थे जिसमें मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये इन्होंने एक पार्टी का एक संगठन तैयार कर रहे हैं। तो शायद जीवनलाल जी ये भी भूल गए कि कहीं उनके खुद अपने वोटर भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी उसका स्वागत किया और आज़ाद साहब के हक़ में उन्होंने भी यहाँ नारे लगाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं। हमारे रियासत को इस वक्त अगर इस भंवर से, इस जो दलदल से निकालेंगे तो वो एक वाहिदी शख्सियत हमें दिखती है, वो आज़ाद साहब हैं। लिहाजा उनका ये कहना कि ये एक वो सिरफरेरे जो कहते हैं, उनकी एक ये जमात थे, ये सिरफरेरे नहीं थे, ये यहाँ की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थी। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम एक हो के ऐसी शख्सियत का हौसला अफजाई करें
और अपने इस इलाके के लिए उनको इलेक्शन, क्योंकि ये नहनाल है उनका, ये ननहाल का इलाका है उनका, तो उनको आफिर दें और उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ाएं। ये तो उनकी आगे उनकी अपनी सोच होगी, वो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ क्षमता रखते हैं। हमारे इस बनी, लोहाई मल्हार, डुग्गन के इलाकों से बहुत से पढ़े लिखे, अच्छे, सहनशीलता वाले हमारे पास बहुत से लीडर हैं। ये दरअसल इनका ये जो मानसिकता जो है, इनकी जो ये गुरूर जो है, ये शायद वो एक दिन ये ज़रूर यहाँ के लोग इसका वो सबूत देंगे कि किस शख्सियत ने यहाँ के इलाके की भलाई की है, किस आदमी ने यहाँ के काम किए हैं। आपको मैं आज़ाद साहब के काम गिनाऊँ, उनके हाथों का दिया हुआ हमारी तहसील, मैंने तहसील चलाई थी, काम चलाया था, लेकिन रिकग्नाइज़ उन्होंने की। मैंने यहाँ उनको न्योता दिया। यहाँ टूरिज़्म का बहुत एक बड़ा हमारे इलाके में एक इसका हब है, चारों तरफ हमारे टूरिज़्म आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं, अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, लेकिन अनडेवलप्ड हैं। लेकिन आज़ाद साहब ने ये एक सर्किट जो है उस वक़्त हमें दिया, ये लखनपुर, बसोली, बनी, भदरवा का एक टूरिज़्म सर्किट जो हमें मिला है, उसमें उन्होंने कुछ पैसा अपने वक्त में खर्च किया। यहाँ एक रिसेप्शन सेंटर बना है जिसका 13-14 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसी तरह हमारे सरथल में एक हट बना है, उसका भी 3-4 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। वो शुरुआत थी, लेकिन जब से ये हमारी जो ये पार्टी, आप कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या दूसरी पार्टियों ने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ बीजेपी ने किया। अरे यहाँ जितना भी हमें स्टेटस मिला है, जिस कदर भी हमें एसटी का स्टेटस मिला, कांग्रेस ने दिया। आरबीए का स्टेटस दिया, किसने दिया? ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल के दिया। यहाँ कासिम साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था और शेख साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये तो एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ का 96 से के बाद यहाँ हमने एसडीएम लाया, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया। ये सड़कें अपने नाम कर रहे हैं इस वक्त। मैं बड़ा अफसोस से कह रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये वाजपेयी जी की देन है। ये तो मैं सीधा कहूँ कि वाजपेयी साहब ने ये PMGSY लॉन्च किया था और उस वक्त 2000 में हमने यहाँ के प्रपोज़ल बनाए थे और भेजे थे। पहले ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए ये प्लान किए, उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, उसके बाद ये PWD के हाथ दिए। लेकिन लास्ट में इसको 2006 में PMGSY यहाँ ये डिपार्टमेंट खोला गया, जिनको ये रोड्स दी गई। प्रोजेक्ट उन्हीं ज़मानों के बने थे। और मैं ये क्लियर करूँगा इस बात का कि बहुत से लोग मेरे साथ यहाँ से इकट्ठे होकर हम गए, हमने मजबूर किया आज़ाद साहब को। उस वक़्त हमारा ये सड़कें जो थी PDP सरकार में बिल्कुल किसी ने नाम नहीं लिया ये कहाँ की कहाँ है। लिहाजा उन्होंने इनका प्रपोज़ल फिर निकाला और वो प्रपोज़ल सैंक्शन हुआ था 2002 का। तो 2004 में जो हमारे जो ये रेट्स जो थे, लेबर रेट बढ़ गया, ये सीमेंट का रेट बढ़ गया, दूसरे चार्जेस बढ़ गए। तो ये जो 10 करोड़ की सड़क थी वो तकरीबन 14-15 करोड़ में बननी थी। लिहाजा दोबारा उस वक्त प्रपोज़ल भेजे और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इनको फिर अप्रूव दिया। इस वक्त 2005 और 6 में, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जिस वक्त उसके बाद हमारे मास्टर लाल चंद जी यहाँ MLA बने, उनकी सेहत ने उनको इजाज़त नहीं दी। उन्होंने इतनी कोशिश की कि फिर मजबूर होकर उन्होंने मुझे भी बुलाया, इसमें शक नहीं। मेरे साथ यहाँ के बहुत से शख्सियात साथ थीं। हमने उमर साहब को टाइम लिया और मास्टर लाल चंद जी भी मेरे साथ थे और उनको मजबूर किया। और 2009 में ये फिर दोबारा ये प्रोजेक्ट जो है DPR इनकी बनी और पूरे इलाके में सर्वे दोबारा हुए, इनके रेट्स बढ़े और जो 10-15 करोड़ की सड़क थी वो 20 करोड़ में चली गई। लिहाजा उसके बाद टेंडर हुए 2013 में और तब से ये काम चले हैं। लेकिन मैं एक ज़रूर ये तान दूंगा कि इन लोगों से फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो सकी अपने 2.5-3 साल में। ये जो शेखियाँ जो झाड़ रहे हैं आज, इनके हाथों फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है इन सड़कों की नहीं हुई। वो सतपाल जी गवर्नर बने, उसमें फिर ये इनकी डिज़ॉल्व हो गई असेंबली, तो सतपाल जी ने इनकी ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस जो हुई और यहाँ स्ट्राइकें हुई, आप लोग खुद जानते हैं। ये कोटी चंडिहार की सड़क के लिए स्ट्राइक हुई, उस वक़्त ये कोई विधायक नहीं थे, उस वक़्त वो स्ट्राइक में हम शामिल हुए, गए और वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। इसी तरह मशेडी में स्ट्राइक हुई
तो ये जो मशेडी मल्हार रोड था उसकी क्लियरेंस मिली। मैंने इस मशेडी और लोहाई मल्हार के रोड के साथ साथ ढगर की रोड की वो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस दी लाके। तो ये कहाँ की कह रहे हैं कि हमने ये सड़कें बनाई, ये कहाँ कह रहे हैं हमने ये रोड्स बनाए। ये मैं मिसाल दूंगा, ये हमारे बनी भदरवा जो बसोली सड़क है, ये तकरीबन आज 45 साल पहले इंदिरा जी ने अनाउंस की थी। और उसके बाद हम यहाँ से 4-5 दोस्त, ये उसमें सूरज जी भी थे, अशोक जी भी थे, राजू जी को मिले और राजू जी से ये फिर वो प्रोजेक्ट जो है हमने बहाल कराया, उस पर काम और हैंड ओवर किया गिरफ्त को। और आज भी ये रोड जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चल रहा है। यही प्रोसेस हमारे PMGSY सड़कों का, मैं डंके की चोट कहता हूँ कि अगर एक दफ़ा फिर रिपीट किए होते हम, मुझे फिर दोबारा मुझ पे इतबार किया होता तो 10 साल पहले ये सड़कें जो है कंप्लीट हुई होती। बदकिस्मती यहाँ जो, और जीवनलाल जी लल्हाल साहब से मैं एक ज़रूर बात करूँगा कि वो अगर ये कहते हैं कि यहाँ मेरे मुकाबले में कोई लीडर नहीं है, तो मैं उनको दावे से कहता हूँ कि आप अभी कायदे में ही, अभी आपने 2.5 साल ही हुए, अभी दूसरी तीसरी में ही हो सियासत में। मेरी 44 साल, और ये जो मेरे आजू बाजू बैठे हैं 30 साल की सर्विस है सियासी इनके पास, और इन्होंने दुनिया को देखा है। इन्होंने, ये हमारे RO बैठे हैं, इन्होंने 40 साल सर्विस की है रेंज इसी इलाकों में। इसी तरह हमारे किशन, ये हमारे केवल किशन जी हैं, इन्होंने 40 साल सर्विस की है, हमारे बच्चों की खिदमत की है और बच्चों को पढ़ाया है और हेडमास्टर बन के रिटायर हुए। लिहाजा मैं कहता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी सियासत कर सकते हैं, आपसे 1000 दर्जा अच्छी सियासत करके इस इलाके को फ़ायदा दे सकते हैं। मैं ये दावे से कहूँगा, डंके की चोट कहूँगा कि आपसे ये जो इस इलाके का, मैं कहता हूँ कि एक वो कहते हैं ना कि वो एक तरंगड़ी भी नहीं बना सके, हमारी देसी में कहते हैं तरंगड़ी बनाना। मेरे हाथ से तो यहाँ 30-35 पुल बने हैं जो 18 के करीब लोहे के पुल हैं, और उनके सामने एक कनखोड़ में वो टिकता ही नहीं था वो पुल, वो हर 3-4 साल के बाद वो बह जाता था। वो मैंने ही बनाया है, मेरे हाथ से बनाया कनखोड़, ये साथ ही उनके घर के साथ ही है वो, और इसको ऐसी दिशा दी, उसको हाइट दी, और आज वो पुल ज़िंदा है। इसी तरह से लकड़ी के पुल हमने 20-22 बनाए हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि आप अपने काम दिखाइए जो सही हकीकत में है। तो ये जो शेखियाँ मारने, मेरे ख्याल में ये आपके बस का ये है ही नहीं। अभी तो आप सियासत को सीखा ही नहीं है और आप हमारी मानसता को चैलेंज करते हो। मैं बड़ा अफसोस की बात करता हूँ, मैं इज़्ज़त करता हूँ हर किसी शख्स की। मैंने सियासत में आके किसी का ज़ाती उसका जो वो उसकी कमज़ोरियाँ नहीं उछाली हैं, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन उनका ये कहना कि मलिक साहब की वो मानसिकता जो है वो कमज़ोर है, और जो टनल की बात करूँगा, और जो टनल है वो हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सैंक्शन किया। अरे मेरे भैया, तू तो उस वक्त मेरे ख्याल में प्राइमरी टीचर था जिस वक्त ये इस टनल की बात हुई है। ये 2009 की बात है। 2009 में हम, उमर साहब की यहाँ सरकार थी, मैं हारा हुआ ज़रूर था, लेकिन मुझे भी दावत थी उस प्रोग्राम में। यहाँ हर पार्टी, कांग्रेस, NC और बीजेपी के आपके लोग बुलाए थे उन्होंने, बड़े महान शख्सियत वहाँ इकट्ठी थी। सोनिया जी आई थी, ये एंटोनी जी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे, आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे उस वक्त। जिस वक्त अटल सेतु जो आपने नाम चेंज किया, बसोली का ब्रिज जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, और वहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे लोग वहाँ थे। बनी से भी कुछ अहम शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं, सूरज जी ये भी थे, इनके साथ और भी थे, हमारे बनी के लोग थे। वहाँ उन्होंने, वहाँ यहाँ से 2 गाड़ियों के करीब वहाँ लोग थे। तो उन्होंने वहाँ एक प्रपोज़ल दिया था आज़ाद साहब ने एंटोनी को कि ये डिफेंस रोड इसको करार दो। और एंटोनी जी ने वहाँ जो हमारे GCO जो थे, GCO यहाँ आर्मी का आया था, वहाँ नॉर्दर्न कमांड का वो अफसर था ये आर्मी का, उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि ये हमारा डिफेंस रोड बन सकता है। और इसमें एक जगह हमें जो, जहाँ हम 12 महीने इस रोड को ओपन नहीं रख सकते हैं, वो छतरगला है, वहाँ
हमें टनल अगर बनाया जाए तो ये 12 महीने सबसे शॉर्ट रोड हमारा जो पठानकोट और कश्मीर बन सकता है, और डिफेंस रोड इसको उस दिन इन्होंने करार दिया है। और उसी दिन से ये प्रपोज़ल भी छतरगले का टनल का उसी दिन से चला है। तो उसके बाद ये मनमोहन सिंह सरकार जो है वो नाशरी पुल का भी उद्घाटन, वो जो टनल का उन्होंने उद्घाटन किया, उसका काम शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकार चली गई तो आज तक ये टनल उसी का उसी तरीके से है। यहाँ ज्योतिंदर जी 10 बार आए, 10 बार उन्होंने झूठे लोगों को कहा बस आज नहीं कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा। और मैं ये दावे से कहूँगा कि अभी तक इस टनल का ABC भी नहीं शुरू हुआ है। 8 साल हो गए इनको यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाते। ये हमारे बहुत से यहाँ के जो सड़कें हैं ये एज़ पर जो हमारी इसका DPR बनी है, एज़ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके तरीके से यहाँ इन्होंने अप डाउन करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया इन रोड्स का। और इसका कोई ना कोई पूछने वाला है। इनकी चौड़ाई जो है बहुत कम कर दी है, जबकि ये 25-26 फुट के करीब ये 6.10 मीटर के करीब ये रोड होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा ये 4-4, 5-5 मीटर भी इसकी चौड़ाई नहीं है। तो लिहाजा ये ऐसे ही शेखिया मारने, झूठ बात करनी, इलाके को बेवकूफ़ बनाना, मैं तो साफ कहूँगा कि ये जो हमारी इस वक्त सरकार BJP है, ये वो जिस वक्त हमारे कहीं बच्चा पैदा होता, लड़का पैदा होता तो मरासी आते हैं, वो डमरू बजाते हैं, लोगों को खुश करते हैं। ये वही डमरू वाले हैं, ये वही डमरू बजा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कल की बात मैं करूं, हमारे अमित शाह जी हमारे स्टेट का दौरा राजौरी में हुआ और ऐसी मनगढ़ंत बातें करके वो लोगों को ठग के चले गए। पहाड़ियों और वो गुजरों में आपस में लड़ा गए, उनको टकराव करा गया। और उनका वो स्टेटस जो है, पहाड़ी स्टेटस जो है, कभी गुजरों को कहते हैं, कभी वो बेचारे कश्मीरियों को कहते हैं, उनको आपस में झगड़ा के चले गए। और हमारे जो डेली वेजर है, हमारे जो यहाँ स्टाफ गैप जो हमारे काम कर रहे हैं, कंट्रेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, ये पीछे आपने सुना होगा कि कोविड में कुछ बेचारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चे जो है वो तैनात किए थे नौकरियों के बहाने कि आपको नौकरी यहीं परमानेंट किया जाएगा। वो दरबदर है, सड़कों पे है। वहाँ सुना होगा आपने डेली वेजर से नाराबाजी भी की उस फंक्शन में। लोगों को इकट्ठा करते हैं, जम्मू से उठा के लाते हैं, उधमपुर से उठा के लाई हैं गाड़ियाँ, वहाँ लाखों करोड़ों रुपया हमारे लोगों का खर्च करके वो अपना वो जो समारोह, वो जो जलसा करते हैं, कराते हैं। लेकिन जो है इनका जो बुनियादी मकसद है, लोगों को उलझाते रहो, लोगों को लड़ाते रहो, तो अपना जो है दाल दलिया बनाते रहो और रोटियां सीखते रहो, सियासी रोटियां। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे इस इलाके के लोगों, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो इस इलाके को अच्छी दिशा दे सकते हैं। अगर ये आज़ाद साहब जैसे लोग हमारे स्टेट के हेड बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मेरे भाइयों आपको कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको घर मिलेंगी चीज़ें, आपको घर में आके आपके फैसले होंगे। 96 से लेकर 2002 तक की बात करिए, कितने लोग आप मेरे पास आए डेपुटेशन लेके कि ये सड़क रखनी है, ये स्कूल बनाना है, ये हमने फलाना काम करना है, ये पुल बनाना है। घर बैठे बैठे आपको हमने पुल भी बनाए हैं, सड़कें भी शुरू हुई हैं। और जहाँ के स्कूल, ये भी देन है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मैं तो उनको कहूँगा कि वो उन जैसे नेक शख्सियात को भी इन्होंने साइडलाइन किया। ऐसी शख्सियात जो अडवाणी जी, जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून से सींचा, वो साइडलाइन। राजनाथ जी उसको दरकिनार कर रहे हैं, गडकरी जी उसको निकाल रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम लड़वा रहे हैं, उनको कहते हैं आगे आ जाओ। ये कहाँ का है? ये देश कहाँ चलेगा? देश की हालत देखी आपने। हमारा 81 रुपये और अमेरिका का 1 रुपया। कम से कम ये भी तो ध्यान करो कि मोदी जी आपने उस वक्त क्या कहा था? आप कह रहे थे स्विस बैंक से हम पैसा वापस लाएंगे तो लोगों को बांटेंगे। स्विस में उस वक्त स्विस बैंक में इंडिया का सिर्फ 7,000 करोड़ रुपया था। आज वहाँ 19,000 करोड़ रुपया। वो कहाँ से गया?
वो यहीं हिंदुस्तान से ही गया है, हमारे ही लोगों से गया है। वो वहाँ क्यों नहीं आज पूछ रहे हो ब्लैक मनी कहाँ गया? वो आज तो ज़्यादा हो गया, वो पैसा बढ़ गया। कल ही एक सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट, ये तो कहते हैं कि हमने गरीबी हटा दी, अमीरी अमीर बना दे यहाँ देश में। कल ही हमने एक रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें हम बांग्लादेश से भी पिछड़ गए हैं। इस वक्त 16 मुल्कों से पिछड़ गए, 16 मुल्कों में आगे थे हम, वहाँ पिछड़ गए हैं। हमारी आर्थिक पोजीशन की हालत देखो क्या है, हमारे देश का भाईचारा देखो क्या हालत है, हमारी यहाँ की महंगाई का देखिए क्या हालत है। ये फर्स्ट टाइम, पहले दफ़ा हमारे विधान में एक लिखा था, जबकि अम्बेडकर जी थे, उन्होंने विधान में लिखा था कि जो खाने की चीज़ें हैं उन पे टैक्स नहीं होगा, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आज इस सरकार ने दूध पे, दही पे, घी पे, शक्कर पे, आटे पे, चावल पे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो हम लोग गरीब लोग खाते हैं, उस पे टैक्स लगाया है। अगर आपकी चमड़ी को धेड़ के ये सरकार चला रहे हैं, बच्चों के, जो नौजवान बच्चे हैं बेरोज़गार हैं, चारों तरफ हाहाकार है, कहीं पूछा किसी ने? यहाँ मेरे ही इलाके में, हमारे इलाके बनी और लोहाई मल्हार में इस वक्त 400 के करीब पोस्टें 4th क्लास ही खाली हैं। बाकी छोड़िए, टीचर्स की छोड़िए या कोई गजटेड मुलाजमों की छोड़िए, वो कम से कम 1000 पोस्टें अगर देखी जाइए। अस्पतालों की हालत देखिए, खाली अस्पताल पड़े हैं। स्कूल देखिए, खाली स्कूल पड़े हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। चारों तरफ से अंधेर नगरी, चौपड़ राजे वाली बात है। मैं तो ये वही कहूँगा कि ये डमरू बजाने वाले लोग आपको हमेशा धोखा देंगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। और मैं ये भी एक डंके की चोट कहता हूँ कि अगर ऐसा सिलसिला चले तो मेरे ख्याल में जो हमारा श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए, यहाँ तो दिवालिया न निकाल जाए और ख़ुद ये भाग जाएंगे। हमें पता है ये वो ले गए डमरू और वो झोला लेके ये भाग जाएंगे और हम शहरियों को ऐसे ही छोड़ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ कि सबसे पहले हमें हिंदू मुसलमान भाईचारा चाहिए। देश को अगर तरक्की की तरफ लेना है, देश को अगर विटो पावर बना, देखिए ये तो कह रहे हैं विश्व गुरु, अरे हम विश्व गुरु से 70% पीछे चले गए हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम में हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम तो विटो पावर लेने जा रहे थे। और इन्होंने खुद, मोदी जी ने कहा था मुझे लाइए, मैं विटो पावर लूँगा और मैं विश्व गुरु बनूँगा। तो कहाँ है आज? हम तो बहुत पीछे 47 के दौर में चले गए हैं। लिहाजा मैं लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि सहनशीलता से चलिए। इलाके की भलाई के लिए अगर हमने चलना है तो आज़ाद जैसी शख्सियत को हमने आगे लाना है और तभी ये इस इलाके का सुधार होगा, क्योंकि वो पिछड़े इलाके से ताल्लुक़ रखता है। आज जो कल मैंने सुना, बात हुई अमित जी के साथ कि ये जो कोली बरादरी को ST दिया जाए, हकीकत है ये हकदार हैं। सबसे गरीब अगर देखना है तो ये कोली है। और ये डंके की चोट ये भी कहूँगा मैं, ये भी मेरे टाइम में फाइल बनी है, चलाई है, चली है और सेंटर को भेजी है, सेंटर ने वापस भेजी है। नो ऑब्जेक्शन के लिए सरकारें हमारी चली गई तो वो वहीं की वहीं है। और यहाँ के कृष्ण भंडारी जी मेरे साथ थे और 11 लोग, ये 12 मेरे पास आए थे। इनकी जो शिप्पी गद्दी, जो इनका एक संघ है, वो मेरे पास कोई बनाल का है, कोई रामनगर का है, कोई कहीं का है। वो आए थे, मैंने हारे हुए उमर साहब की सरकार में वो फाइल फिर निकाली थी, वो फाइल फिर चलाई थी। ये तो धोखाबाजी है, ये तो धोखा दे रहे हैं इनको, कोली बरादरी को, बेचारों को। ये अपना खाता खोल रहे हैं और ये जो हमारे ये गद्दी बरादरी जो है वो कहाँ की कहाँ है। और ये भी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने दिया है ना इनको, ये कोई बीजेपी ने नहीं। मलिक साहब, कल अमित शाह जी ने कहा था कि पहाड़ी जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए पहाड़ियों को, उसको किस तरह देखते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि 3 परिवारों ने यहाँ पर जो है राज किया और उन्होंने यहाँ पर ना पहाड़ियों को, ना गुज्जर को, ना बकरवालों को उनके अधिकार दिए। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, उन्होंने कहा पहली बार मोदी सरकार ने यहाँ पर उनको रिजर्वेशन देके आज जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाके वो अपना हक के लिए जो है वो उनको आवाज़ नहीं उठाने पड़ रही है। किस तरह देखते हैं आप? कुरैशी जी, ये सरासर वही मैंने कहा कि जुमलों की सरकार है और झूठों की सरकार है। ये आज से रिजर्वेशन नहीं थी, ये हमारे टाइम में एक दफ़ा
एक विधायक जो थे सुरनकोट के, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था पहाड़ियों के लिए, रिजर्वेशन के लिए। उस पे मैंने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्टेप उठाया था और जम्मू के लोगों के साथ मिला था। जम्मू के जिस कदर हमारी बीजेपी की थी, ये पैंथर पार्टी के ये थे, हरीश देव जी थे, और ये जो हमारे रहमान साहब थे भद्रवा के, मैंने उनका साथ दिया था और वो बिल जो है वो हमने वापस कराया था। वो सिर्फ पुंछ। मेरा सवाल ये था कि अमित शाह जी ने ये कहा कि 3 परिवारों ने यहाँ पर हुकूमत की और इन लोगों को जो है नज़रअंदाज किया। ये तो कहने की बात है, वहाँ कोई नज़रअंदाज नहीं हुआ है। ये एसटी स्टेटस बड़े ज़मानों का उनको मिला है, गुज्जर बकरवालों को, जो कम्युनिटी बेस पे मिला था। और जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी, अब सुनिए किस चीज़ को कहते हैं पहाड़ी स्पीकिंग। उसके लिए मेरी ऊड़ी साहब के साथ, ऊड़ी साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, उनके साथ बहस मुबासा हुआ था। मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर तो पूरा पहाड़ी है, ये सब पहाड़ों को स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन ऊड़ी साहब ने उस पर बन्नी की बात क्यों नहीं की जा रही? फिर अगर पुंछ राजौरी की बात करी जा रही है तो बन्नी को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा? क्या जब हम आरबीआई की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे इलाके आरबीआई के अंडर आते हैं, लेकिन फिर क्यों पहाड़ी स्टेटस बन्नी के लोगों को नहीं मिलना जा रहा? ये आपको मैं ये बात वही क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर का बहुत से इलाके पहाड़ी हैं, जैसे भलेस है, जैसे हमारा रामबन है, जैसे हमारे बिलावर के ऊपर के इलाके हैं, काफ़ी बनी उसके बिल्कुल साथ है। हमने ये बात उठाई थी, उस पर ये बहस हुई थी और हमें सेटिस्फाई कहाँ से किया था कि ये पहाड़ी स्पीकिंग, जो पहाड़ी, ये अस्करदू से, जो बल्तिस्तान से जो लोग आए हैं, ये उनके लिए, ये राजौरी पुंछ में ज़्यादा बसे हैं और टंगधार में बसे हैं, ये ऊड़ी में बसे हैं, ये उनके लिए उन्होंने बिल लाया था, लेकिन हमने नहीं माना था। हमने उस बिल को पूरा विरोध किया था और उस बिल का विड्रा हुआ था कि अगर पहाड़ी आपने करना है तो सब पहाड़ों को स्टेटस दीजिए और एसटी दीजिए। और ये मेरा अगर बन्नी के लोगों को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता है तो किस तरह आज़ाद की पार्टी जो है आने वाले दिनों में बन्नी में संघर्ष करेगी? उसने खुद ये जिक्र किया है कि हम ये जो रीजनल इम्बैलेंस है हमारे इलाकों का, ये जो हम, ये आज़ाद साहब के वर्ड्स हैं और ये उनको पता है कि जो इम्बैलेंस है हमारे रीजनल इम्बैलेंस और पहाड़ी और मैदानी इम्बैलेंस, इसको हम दूर करेंगे और ये हर चीज़, हर रीजन में हम उनका स्टेटस बनाएंगे। और आरबीए पे ये बहस हुई थी कि हमारे 20% से ही 10% इन्होंने काट के वो हायर जो ऊंची जातियों के लोगों को, गरीब और ऊंची जातियों को दे रहे हैं, लिहाजा वो हम वहाँ 20% से भी तो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार, 1-2 कौमों की बात मत करिए, यहाँ हर कौम की बात करिए। जैसे लेह और करगिल स्टेटस है एसटी का, इसी तरीके से हमें बनी को भी मिलना चाहिए, लोही मल्हार को भी मिलना चाहिए, भलेस को भी मिलना चाहिए, रामनगर के डुडू बसंतगढ़ के इलाके को मिलना चाहिए। बड़े टफ और मुश्किलात में हम जी रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये पहाड़ी अगर स्टेटस देना है तो सब लोगों को मिलना चाहिए, वरना हम इसका विरोध करें। पार्टी लॉन्च करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, किस तरह? ये तो आप सभी जानते हैं, पत्रकार तो ज़्यादा जानते हैं कि जिस वक्त इस तरीके की कोई पार्टी बनती है नई, उस पर ये लाछन लगते रहते हैं। ये तो वही लगा रहे हैं जो उनके अपोजिट हैं, वो वही लगा रहे हैं जो उनसे डर है, वो वही बात कर रहे हैं जिनको खौफ है इनका कि ये यहाँ से कहीं वो। पहले आपने सुना होगा कि जिस वक्त मुश्ताक बुखारी ने पार्टी लॉन्च की थी, उस पर भी लक्षण लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है। आज आज़ाद साहब ने बनाई तो बीजेपी की बी टीम है। हम डट के बीजेपी का मुकाबला करेंगे और जो रियासत का ये हाल बनाया है इन्होंने, रियासत की जो दुर्दशा की है, उसको सुधारने के लिए हमें ज़रूर एक यही कदम उठाना है कि आज़ाद साहब को लाना है और रियासत को बचाना। मलिक साहब, आज़ाद साहब के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क में ओवैसी काम कर रहे हैं, वो दूसरे ओवैसी हैं, वो इसी तरह से वोट को डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है वो सीधा सीधा भाजपा को जाएगा। ये भी आरोप लग रहे हैं कि यही आरोप जो है वो लग रहे हैं कि आज़ाद जो है वो वोट तोड़ने का काम करे। जी हाँ, ये बिल्कुल, ये तो एक वही बचपना वाली बात है।
ये आज़ाद साहब के जहन में ना OBC पैदा, मत मिलो ना, OBC, ये पैदा ही नहीं हो सकती ये बात। उसने रियासत के भलाई के लिए ये कदम उठाया है, रियासत की अच्छाई के लिए कदम उठाया है। ये तोड़ने वाली बात नहीं, आपको ये कहूँगा, ये जोड़ने वाली बात है। आज़ाद के ज़रिए ये जुड़ेगा हमारा, ये यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो हमें टूटा हुआ इलाका है, ये हिंदू मुसलमान में जो बटा है, ये सब जुड़ेगा। ये हकीकत है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जम्मू में सबसे पहले जिस वक्त इनवाइट हुई है पद्म भूषण के बाद, तमाम हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के जो क्रीम थी, जजेस थे, रिटायर ऑफिसर्स थे, डीजी रिटायर थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, बार एसोसिएशन के चेयरमैन थे, सब लोगों ने वेलकम किया है उनका और उनको कहा है कि ये जम्मू कश्मीर को संभाले। एक और सवाल है मेरा कि भाजपा की रणनीति को किस तरह देखते हैं कि ज़्यादातर वो अगर वो फोकस कर रहे हैं पुंछ राजौरी को कर रहे हैं, क्या वहीं पर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी रहते हैं? क्या अगर हम कठुआ ज़िला की जब बात करते हैं, पहाड़ी सब डिवीज़न की बात करते हैं, तो सबसे पहले बनी का जिक्र आता है, तो किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा के उस रणनीति के पीछे क्या वजह है? जिया, उनकी मजबूरी है। वो चाहते हैं बेवकूफ़ बना के गुजरों से हम वोट लें। वो चाहते हैं कि गुजरों को आगे करके हम कहीं 2-4 सीटें और बटोर सकें, लेकिन इनका ये मानसिकता जो है, इनका ये नहीं चलेगा, ये दाव नहीं चलेगा। वो लोग हमारे वक्त में भी एसटी थे, हमारे वक्त में भी वहाँ के गुज्जर बकरवाल जो आते थे मिनिस्टर हुआ करते थे, ये इसमें कोई शक नहीं। ये तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है कि इनको तकसीम करके हमें, हाँ एक बात करके, ये जो गुज्जर बकरवाल और ये जो पहाड़ियों में टकराव करवा के, वो उनसे ये चाहते हैं कि शायद हम कहीं इस पे थोड़ा 2-4 सीटें और ले सके, लेकिन ये इनकी सोच गलत है। आखिर में ये फिर अगर गुज्जर और बकरवाल और गद्दी समुदाय के लोगों के साथ, उनके रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी होती है जी, तो पहाड़ियों को भी स्टेटस दिया जाता है एसटी का, आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं विभाजन होगा, एक लड़ाई पहाड़ियों और गुज्जर? ये तो सिर्फ ये तो बीजेपी का एक सबसे पहला मुद्दा, ये काम की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं है, रियासत की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ लोगों में बंटवारा, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की है और वो डिवाइड एंड रूल की वजह से ये अपने आप को कुर्सी संभालने। लेकिन पब्लिक इस वक्त बहुत समझदार है, समझ चुके हैं इलाके का ये जो दुर्दशा हुई है, इलाके की जो ये तबाही हुई है, रियासतों की तबाही हुई है, वो समझते हैं। उन्होंने सब ने आखिर एक दिन ये इंसाफ करना है और फैसला करना है। ये पब्लिक एक दिन इस पे ज़रूर, और इस वक्त सोच विचार हो रहा है। कल जो उन्होंने रैली की, वो मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग वहाँ ले गए थे और करोड़ों खरबों रुपये का नुकसान हमारी स्टेट का किया। और कल मैंने एक और बात सुनी कि आपका टोल टैक्स जो था उधम या लखनपुर में वो बंद किया, वो 3 परिवार खाते थे। अरे आज जो आपने बनी बसोली लखनपुर से लेके उधमपुर तक 6 जगह टोल प्लाज़ा, 60 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा रखे हैं, वो क्या, वो टोल टैक्स नहीं है? 6 दफ़ा एक गाड़ी से टोल लिया जा रहा है। क्या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है? उस टोल प्लाज़ा के लिए हमारे हर बच्चों ने, सब हमारे हर यहाँ के रहने वालों ने संघर्ष किया कि इनको उठाइए, ये गरीबों पे बोझ है, लेकिन कहाँ माना। और वहाँ कौन लोग लगाए, किनको ठेके दिए हैं? अपने चहेते को, अपने आगे जो है उनका जो सिलसिला चल रहा है वो उनके चाहने वाले हैं लोग, और वो लोगों को लूट रहे हैं।